हेलो नमस्ते। कैसे हो आप? देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने सुबह पार्ट थ्री पारिभाषिक शब्दावली का पार्ट थ्री का वीडियो अपलोड करा था। उसके बाद मुझे आज लगा कि आज टाइम है, तो इसलिए मैंने आज पार्ट फोर का भी पारिभाषिक शब्दावली का वीडियो आज मैंने बनाया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप जो भी मैं पारिभाषिक शब्दावली पढ़ा रहा हूँ उसको आप अच्छे से देखिए। ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाइए और इसका बार बार दोहरान कीजिए, क्योंकि अगर आप बार बार दोहरान नहीं करोगे तो आप इसको भूल जाओगे। ठीक है, तो आप इसका बार बार दोहरान कीजिए और इनको पढ़िए। और मैं आपसे वापस ये बात कह रहा हूँ और कि है ना, मैं जो पढ़ा रहा हूँ पारिभाषिक शब्दावली, ये मैं बहुत सारे कलेक्शन से करके आया हूँ उसका। ठीक है, हर जगह से मेरा ये उठाए हुए पर्सन नहीं है, जो भी है जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो पिछली एग्जाम में है वो भी, और कुछ इंपॉर्टेंट बुक से भी लिए गए हैं। तो ये सारे मैं आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, मैंने सारा मटेरियल एक जगह आपके लिए लेके आया हूँ। तो आप इनको अच्छे से पढ़िए। देखिए फ्रेंड्स, कई दोस्त ऐसे कहते हैं कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता। कई ऐसे कहते हैं कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता। देखिए एक बात बताऊं क्या, पढ़ाई में मन तो किसी का भी नहीं लगता। मैं आपको बताऊं, ये एक बहुत सच्चाई है, कड़वी बात है कि पढ़ाई में मन तो किसी का भी नहीं लगता। क्यों? अगर पढ़ाई में मन सबका लगता ना, तो आज हर कोई इंसान पढ़ाई कर रहा होता। पढ़ाई करना अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग काम है। चैलेंजिंग काम है एक तरीके से मान लो। क्यों? क्योंकि इसमें जो समाज की जो जितनी भी उनकी जो बातें होती है वो सब सहन करना पड़ता है। एक कमरे के अंदर 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कईयों को 5-5, 6-6 साल भी हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर भी रह के, कमरे के अंदर रह के भी तैयारी करने भी एक बहुत बड़ी बात है। और देखिए, मैं तो ये जानता हूँ जो आदमी कंपटीशन की तैयारी करता है ना, वो अपने आप में एक बहुत ग्रेट आदमी है। क्यों? क्योंकि अगर वो कंपटीशन में सफल होता है, ठीक है, तो ये मान लो उसने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया। क्यों? क्योंकि जो पढ़ाई है ना, वो हर किसी से होती नहीं है। ये एक बोरिंग काम होता है एक तरीके से। अगर कोई इस बोरिंग काम को, जिसको वो मन से चाहता नहीं है, ठीक है, अब फिर भी उस काम में अगर सक्सेस हासिल करता है ना, तो वो एक आप अपने आप में बहुत महान इंसान ही मान लो उसको। क्यों? क्योंकि जिस काम में उसका इंटरेस्ट नहीं है, उस काम में भी अगर वो सफलता प्राप्त करता है ना, तो ये तय मान लो कि अगर उसका किसी एग्जाम में सिलेक्शन भी नहीं होता ना, और वो उस आगे वाले किसी और काम में जाएगा जिसमें उसका थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है, थोड़े बहुत भी मान लो कोई प्राइवेट काम कर रहा है, वो थोड़े बहुत भी कहीं से पैसे आ रहे हैं, थोड़ा बहुत भी उसका इंटरेस्ट होगा, तो ये मान लेना कि उस फील्ड में वो फोड़ देगा। क्यों? जो आदमी ऐसे फील्ड में काम कर रहा है, ऐसे फील्ड में मतलब तैयारी कर रहा है जिसमें उसका मन नहीं है, उसके बावजूद भी वो उसमें सक्सेस हासिल कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, तो जिसमें उसको कुछ मिलेगा, थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट होगा, तो सोचो उसमें वो कितना आगे जाएगा। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। पढ़ना पड़ता है। देखिए, आप आपके अपने आगे आने वाले भविष्य को देखिए। जैसे मान लो कि किसी ने ये टारगेट कर रखा है कि अभी जो 11 अगस्त की एलडीसी की एग्जाम है, ठीक है, किसी ने वो तय कर रखा है, किसी ने पशु परिचय की तय कर रखी है, किसी ने मान लो आरएस बनने की सोच रखी है, किसी ने कुछ और बनने की सोच रखी है। तो देखो, ये हर साल एक वैकेंसी तो पक्की पक्की होती है, हर साल एक वैकेंसी होती है। तो आपको किसी और बात पे ध्यान नहीं रखते हुए आपको सिर्फ अपना एक टारगेट फिक्स करना है कि आपको कौन सा टारगेट अचीव करना है। उस टारगेट पे आप काम करिए। काम करने के लिए 7 से 8 दिन तक आप कुछ भी मत पढ़िए। जिस टारगेट को भी आप अचीव करने की सोच रहे हैं, तो पहले आप ये देखिए कि उस टारगेट में सब्जेक्ट कौन सी आएगी, क्या मैं उसके लायक हूँ, क्या मैं वहां तक जा सकता हूँ। ठीक है, ये सब देखने के बाद जैसे आपको पता चल जाए कि आपको ये पर्टिकुलरली ये एग्जाम आपको क्रैक करना है, तो देखिए 1 से 1.5 साल, हद मार के 1 साल 8-9 महीने में कोई सी भी एक एग्जाम कंप्लीट हो जाती है रिजल्ट आने तक। ठीक है, तो आप ऐसे 1.5 साल 2 साल आप अपने लेके चलिए, एक एग्जाम को फिक्स रखिए। और देखिए, हमेशा एक ही एग्जाम की तैयारी करिए और हमेशा एक ही मटेरियल से तैयारी करिए। ये नहीं हिंदी की आप 4-4 बुक लेके आगे, पॉलिटिकल की आप 3-3 बुक लेके आगे, ठीक है, और जीके की आप बहुत सारी बुक लेके आगे। मतलब एक तरीके से मैं कहना यह चाहता हूँ कि आपको ज्यादा बुक कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा बुक कलेक्ट करोगे तो ये ध्यान रखना, जब एग्जाम का जब नजदीकी टाइम आएगा ना, तब आप उसका रिवीजन नहीं कर पाओगे।
और आप ये सोचोगे कि मैं इसमें से पढ़ूं, इसमें से पढ़ूं, उसमें से पढ़ूं, 50 किताब को 50 बार पढ़ने की जगह एक किताब को 50 बार पढ़ लो। और एक बार आप किसी बुक को अच्छे से पढ़ लेते हो, रीडिंग कर लेते हो, ठीक है, अगर वो आपकी कंप्लीट हो जाती है, आपकी एक एक मुंह पे उसका शब्द आ जाता है, तो उसके बाद आप कोई दूसरा मटेरियल खरीदिए, ठीक है, फिर आप ये पाएंगे कि आपसे सारी एग्जाम एक बार में क्लियर हो रही है। आपने देखा होगा कि किसी की नौकरी नहीं लगती, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं लगती, और लगने में आती है तो एक साथ पांच छह छह तीन तीन चार चार एग्जाम में वो फोड़ देता है। क्यों? क्योंकि वो लिमिट का मटेरियल पढ़ने लग जाता है, किसी एक एग्जाम पे टारगेट करता है, ठीक है, और 6 से 7 घंटे 8 घंटे अपने डेली रूटीन को फॉलो करता है, उसी हिसाब से टारगेट तय करता है, उस टारगेट को पूरा करता है, फिर 5 दिन पढ़ता है, 2 दिन उसका रिवीजन करता है। टेस्ट सीरीज भी आप एक जगह से लीजिए, अगर टेस्ट सीरीज भी आप लेते हो तो पहली बात तो टेस्ट सीरीज से आप बचिए। टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन में डालती है, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज वाले जो कोचिंग वाले हैं वो टेस्ट सीरीज इस हिसाब की बढ़ाते हैं जिसका एग्जाम से कोई ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, लेकिन इतना नहीं है, मतलब वो बहुत टफ देते हैं, उस लेवल का शायद कभी आए नहीं, पता नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको टेस्ट सीरीज प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है ना उनके हिसाब से आपको वो क्वेश्चन निकालना है, अपनी बुक पढ़नी है, ठीक है, अपनी बुक जैसे कंप्लीट हो जाए उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालिए आप, ठीक है, यूट्यूब पे देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कौन से सर करा रहे हैं उनको पढ़िए। अगर आपको किताबें नहीं खरीदनी तो वो क्या है, मोबाइल से अगर आप पढ़ोगे तो याद भी होगा, हालांकि किताब से पढ़ोगे तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि बार बार वीडियो पता नहीं कहाँ चले जाए वो, जिस वीडियो को आप देखोगे क्या पता नहीं 10 दिन बाद वो आपको मिले नहीं, इसलिए आप एक प्रीवियस ईयर की कई तरह की बुक आती है, जीके की भी आती है, ठीक है, भारत की जीके की भी आती है, हिंदी की भी आती है, ऐसी कौन सी सब्जेक्ट है जिसकी बुक नहीं आती है प्रीवियस ईयर की, हर तरह की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की बुक आती है। एक तो आप अपने बुक लिमिट रखिए, ठीक है, उसको कंप्लीट करिए, टारगेट के हिसाब से कंप्लीट करिए, एक फिक्स लक्ष्य रखिए, ठीक है, ये नहीं कि आज आप मान लो आप पशु परिचय की तैयारी कर लो, ठीक है, उसके बाद आपका मन ये था कि यार फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ गई, सेकंड ग्रेड की आ गई, थर्ड ग्रेड की आ गई, तो आप पशु परिचय की तैयारी छोड़ दो। क्यों? आधे रास्ते आप जा चुके हो, पर उसका आप छोड़ के वापस पीछे जाओगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, इसलिए एक फिक्स करो, चाहे किसी के बीच में वैकेंसी आ जाए। आपका टारगेट ये रहना चाहिए, पहले छोटी एग्जाम लगे फिर बड़ी, बड़ी के चक्कर में मत रह जाना, क्योंकि बड़ी के चक्कर में 3 3 4 4 5 5 साल लग जाते हैं, ठीक है, पब्लिक को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपकी कितनी नॉलेज है, आपको कितना नॉलेज आपने गेन कर रखा है, कितना आपने पढ़ा है, कितनी रातें आपने खराब करी है, कितना आपने सहन करा है, कितना आपने परेशान हुए आप, इसको पब्लिक को आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है। आप सबसे पहले छोटी एग्जाम क्लियर करिए जिससे आपका समाज में एक मान सम्मान बढ़े, ठीक है, उसके बाद जब आपका मेंटली प्रेशर आपके कम हो जाएगा उसके बाद आप किसी बड़ी एग्जाम की तैयारी करिए, पहले आप अपने आप में एक स्टेबल होइए, बेरोजगारी का ठप्पा आपका दूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि कई ऐसे भी हैं जिनको बहुत नॉलेज है लेकिन उनकी एग्जाम एक भी पास नहीं हुई उनसे, ठीक है, और जैसे जैसे टाइम जा रहा है तो हर चीज की एक सीमा होती है, उसके बाद उनके लोड पड़ता है, तो जिस एग्जाम की वो तैयारी कर रहे होते हैं ना उसमें भी वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आप किसी पर्टिकुलरली 6 महीने, 1 साल या 1.5 साल राजस्थान वैकेंसी के लिए किसी एक वैकेंसी को टारगेट करो, ठीक है, उसका सिलेबस निकालो। अगर उसमें मान लो किसी की मैथ कमजोर है और उसको लगता है मैं मैथ नहीं कर पाऊंगा, तो वो मैथ को छोड़ दीजिए, उस एग्जाम को मत देखिए, फिर जैसे अपने हाईकोर्ट एलडीसी आ रही है उसमें इंग्लिश आती है, जीके आती है, हिंदी आती है, ऐसी एग्जाम में वो टारगेट करिए। अरे गवर्नमेंट जॉब भी तो लेनी है, जरूरी है कि ऐसी जॉब ले जिसमें मैथ आ रही हो, जिसमें इंग्लिश नहीं आती हो, जिसमें मैथ आ रही हो, आप वो वाली तरह की जॉब लीजिए, ठीक है, तो ऐसा ही आपको करना है। जो आपके सब्जेक्ट कमजोर है तो आप देखिए, ऐसी हर एग्जाम होती है जिसमें कोई ना कोई एक सब्जेक्ट नहीं आती, बाकी की आती है। अब तुम्हारे तीनों चारों पांचों सब्जेक्ट कमजोर है तो आपका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, इसलिए एक एग्जाम की तैयारी करिए, एक एग्जाम को फिक्स करिए, अपनी क्षमता देखिए आपकी क्षमता क्षमता कितनी है, ठीक है, उस हिसाब के सिलेबस निकालिए, सिलेबस निकाल के और डेली का एक रूटीन रखिए कि 6 या 7 किताब आपको डेली की पढ़नी है, ठीक है, अगर टाइम 6 7 महीने का है तो डेली के 7 8 किताब लेके चलिए, टाइम अगर लंबा है तो 7 8 दिन में एक किताब या 20 दिन में एक किताब पूरी करिए, ठीक है, इस हिसाब से आपको करना है, वो तो आपको जैसा सही लगे, आप जैसा करते आ रहे हो वैसा करने कह रहा हूँ मैं तो, ठीक है, फिर उसके बाद सिलेबस जैसे कंप्लीट हो जाए तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप मॉक टेस्ट लगाओ ऑनलाइन, चलो ऐप से भी ले लो किसी के टेस्ट सीरीज, नहीं तो ज्यादा बेटर ये रहेगा कि आप पुराने ईयर के क्वेश्चन पेपर ही आप सोल्व करो, ठीक है,
और अपनी ही बुक को बार बार दोहराओ करो। ठीक है, उसमें ये सोचो कि कितना क्या मैं इसको याद कर लिया, पढ़ने के बाद मनन करया करो, क्योंकि पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसके बाद मनन नहीं करते हैं, तो स्थायी रूप से उसके दिमाग में नहीं छपता। इसलिए स्थायी रूप से छपाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने 2 पेज पढ़ लो, ज्यादा ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2 या 3 पेज पढ़ लो, 1.5 पेज पढ़ लो, उसको मनन करते रहो, बार बार याद करो। जैसे याद नहीं आए तो तुरंत किताब खोल के देखिए। ऐसे करके आप सिलेबस कंप्लीट करोगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप निकाल लोगे। ठीक है, उसके बाद आप ये देखोगे कि आपकी तैयारी एक अलग लेवल पे है। जो ये जो टारगेट करते हैं ना 220 320, ये टारगेट करने, हालांकि टारगेट करने की जरूरत भी है, लेकिन वो टारगेट कब पूरा हो जाएगा ये आपको पता नहीं चलेगा। उसके बाद क्या करना है, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जैसे राजस्थान जीके हुई, ठीक है, भारत का भूगोल हुआ या इकोनॉमी हुई, तो ये टॉपिक ऐसा ही, ये रिलेवेंट टॉपिक है। ये पॉलिटी हो गई, ये क्या है, रिलेवेंट टॉपिक है, मतलब डेली की डेली लाइफ में नई नई जीके इनमें बढ़ती रहती है। जैसे पॉलिटिकल साइंस में, जैसे मान लो आपने संविधान संशोधन खूब सारे पढ़ लिए, अब आपने अब तक के 106 संविधान संशोधन 105 पढ़ लिए, और आज से 15 दिन बाद कोई नया संविधान संशोधन हो गया, तो वो ही पूछा जाएगा, पुराने वाले पे कम चांस ध्यान दिया जाएगा, सबसे पहले वो पूछा जाएगा। तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल अपडेट भी रहा करो, टाइम पे क्या चल रहा है उसके अपडेट भी रहा करो। जैसे आप ऊर्जा पढ़ लिए, ऊर्जा में आपने पढ़ लिया कि ये सौर ऊर्जा संयंत्र यहाँ स्थापित है, यहाँ पे है, लेकिन कोई 1 या 1.5 महीने बाद कोई समझौता होता है किसी राजस्थान सरकार या किसी प्राइवेट कंपनी का, और वो समझौता किसी ऊर्जा के माध्यम से हो रहा है या किसी गैस के माध्यम से हो रहा है, कुछ भी स्थापित हो रहा है, तो वो कहाँ पे स्थापित हो रहा है, कौन कौन सी कंपनी उसमें भागीदारी है, कितना परसेंट है, किससे वो संबंधित है, क्या वो कोई योजना में आता है, योजना में आता है तो कितना पैसा उसमें मिल रहा है, किसका कितना अंशदान है, ये सब आपको करंटली आपको अपडेट रहना पड़ेगा। इतना सब करने के बाद आपका एग्जाम में श्योर सिलेक्शन होगा। कितने ही पेपर भी करे हो, चाहे कितना ही कुछ हो रहा हो, श्योर सिलेक्शन है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और करंट अफेयर के चक्कर में रोजाना के 1-1 1.5 घंटे खराब मत करो। आप द्विवार्षिक मुंह मलाती है उसको ले आओ खींच के, 8 या 9 महीने से बाहर कोई करंट अफेयर बाहर जाती नहीं है, उसी में राजस्थान जीके आ जाती है, और उसको ही आप पढ़िए। तो ये तो आपका सिलेबस का, बुक का और करंट अफेयर का आपको मैंने बता दिया। तो फ्रेंड्स, आप इनको फॉलो करोगे तो 100% आपका सिलेक्शन श्योर है, तय है। बाकी आप डिस्ट्रैक्शन मत रखिए, किसी के साथ फालतू घूमना, कहीं पे जाना कोई मतलब नहीं है। सबका अपना अपना टाइम आएगा, सब अपने अपने रास्ते निकल लेंगे, सब अपने अपने प्लेटफॉर्म पे, एक ट्रेन की जैसे है, ट्रेन सवारी लेके चलती है, जिसका जहाँ पे प्लेटफॉर्म आता है वो वहां उतर जाता है, और आप सिर्फ देखते रह जाओगे। दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपना भविष्य खराब मत करो। ठीक है, अगर आपको कहीं घूमना ही है तो अपने आप में प्रिपेयर रहिए। अगर आप अपने आप में प्रिपेयर नहीं है, ठीक है, अगर आपको किसी और की जरूरत है ना, तो इसका मतलब आप आधे आधे अधूरे इंसान हो। आप पूरे इंसान नहीं हो, आप आधे अधूरे इंसान हो। क्यों? आपको पूरा करने के लिए किसी एक चीज की और जरूरत पड़ रही है। और एक बात ध्यान रखना, कोई चीज स्थायी नहीं है। आज जो आपके पास है, जरूरी नहीं है कल भी वो आपके पास रहे, कुछ भी हो चाहे वो चीज। ठीक है, तो किसी के बेस पे मत रहिए, किसी के सहारे पे मत रखिए, अपने आप में पूर्ण होइए आप। अगर आपको कहीं घूमना है, कुछ भी करना है, तो आजकल 50 चीजें है, मोबाइल है, उसमें मूवी है, अच्छे अच्छे नाटक है, कॉमेडी, जैसे भी आपको जो भी अच्छा लगे, जैसे भी आपको आपका दिमाग फ्रेश करने का लगे, वैसे आप काम करिए। कहीं पे आप अकेले घूमने जाइए, देखिए अकेलापन सबसे बढ़िया है, मैं तो ये जानता हूँ। बुरा भी है, लेकिन उससे तो बढ़िया है कि कोई आपका टाइम खराब कर दे, फिर बाद में आप उसकी मदद भी करें, बाद में उसका कोई मतलब भी नहीं निकले, कोई मतलब नहीं है। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। 1.5 से 2 साल आप कंफर्म ये रखिए कि आज से 1.5 साल बाद मुझे पहुंचना कहाँ पे है। अगर आप ऐसे स्टेप पे स्टेप लेके चलोगे तो ही आपकी पार पड़ेगी, वरना अगर आप फॉर्मेलिटी करोगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला। अब फिर अगर किसी चीज को अगर आप आधे अधूरे मन से करते हो, या किसी चीज को आप ऐसे मन से करते हो कि आपकी इच्छा ही नहीं है, तो ये ध्यान रखना, वो काम भी आपका आधा ही होगा, पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो काम वही करिए जो आपको पसंद हो। पढ़ाई एक ऐसी चीज है, ये पसंद किसी को नहीं है, लेकिन आप इसको करिए, क्योंकि अगर ये आप करते हो तो सबसे ज्यादा मान सम्मान गवर्नमेंट जॉब नौकरी में ही है, ये आप तय मानना। ठीक है, औरों में भी है, लेकिन परिवेश को देखते हुए मैं बता रहा हूं। और इसमें अगर आपको 1.5-2 साल पढ़ना पड़ रहा है, थोड़ा सा झोंकना पड़ रहा है, तो आप उसमें झुकिए, क्योंकि आपकी आने वाले बुढ़ापे तक आपका सारा ये बढ़ जाएगा।
ठीक है, एक इज्जत हो जाएगी, सम्मान हो जाएगा। ठीक है, कोरोना में आपने देखा है कि गवर्नमेंट वाले बिल्कुल फ्री थे, मतलब उनको सब पेंशन पैसे जो ठीक आ रहे थे, प्राइवेट वालों की हालत खराब हुई थी। ठीक है, तो मैं ऐसे भी नहीं कह रहा प्राइवेट मत करो, लेकिन अगर आपका थोड़ा बहुत भी मन है, कोई मोटिव है कि मान लो किसी को आरएस बनना है, एसआई बनना है, किसी को पटवारी बनना है, देखो हर आदमी कुछ ना कुछ बनना चाहता है। अगर आपका बिजनेस का काम है, बिजनेस का आपने सोच रखा है, तो तैयारी मत करिए, आप बिजनेस की तरफ जाइए। लेकिन अगर किसी का मोटो है कि मैं तो यही गवर्नमेंट जॉब लूंगा, तो फिर आप उस पर लगे रहिए, क्योंकि 1.5-2 साल की तैयारी आपकी जिंदगी भर की रोटी होएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आज मुझे ऐसा लगा कि आज ये ऐसी बात कोई कहनी चाहिए। और फ्रेंड्स, मैं ये और कहना चाह रहा हूँ कि मैं जो भी आपको पारिभाषिक शब्दावली करा रहा हूँ, उसको आप नोट करिए, इसका डेली रिवीजन करिए, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं कराता, मैं 34-35 ही शब्द कराता हूँ, उसको आप करिए। और मैं कह रहा हूँ, आप जब एग्जाम में बैठोगे ना, तो आपको मेरी बात याद आएगी, एक एक पर्सन आपको उस एग्जाम में देखने को मिलेंगे, 100% देखने को मिलेंगे। और आपसे 2 या 3 दिन बाद जैसे पारिभाषिक शब्दावली का अपना टॉपिक खत्म हो जाता है, तो उसके थोड़े दिन बाद, मतलब 3-4 दिन बाद, मैं राजस्थान के नए जिले के जो अपडेट है उसके अनुसार मैं राजस्थान की पूरी जीके कराऊंगा। हालांकि मेरा पॉलिटिकल भी साइंस भी पेंडिंग पड़ा है, लेकिन मेरा क्या है, आरएस मेंस का एग्जाम है, तो मुझे क्या है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। तो मजबूरी में मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे मुझे वीडियो बनाने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, तो आप मेरी बात यही मानिए, अपना एक टारगेट फिक्स रखिए, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लीजिए, 7-8 दिन में कभी घूमना हो तो वहां घूम आइए, अपना सिलेबस फिक्स रखिए, अपनी कमियों को पूरा करिए। कमी पूरी नहीं कर सकते हो तो ऐसी कई एग्जाम है जो किसी एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को छोड़ के लगती है, और उसमें भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। मैंने कई देखे जिनकी मैथ कमजोर थी, आज गवर्नमेंट जॉब है। मैंने कई ऐसे देखे जिनकी अंग्रेजी कमजोर थी, वो गवर्नमेंट जॉब है। और आपको अच्छी तरह पता है किस में कौन सब्जेक्ट आती है, किस में कौन सी नहीं आती है। एक फिक्स सिलेबस रखिए, फिक्स मटेरियल रखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रखिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। और अपडेट रहिए टाइम के अनुसार, जैसे राजस्थान जी के पढ़ रहे हो तो ऊर्जा के क्षेत्र में कुछ नया अपडेट आ रहा है तो उससे अपडेट रहिए। पॉलिटी में अगर कुछ कोई नई नियुक्ति हो रही है, कोई नया संविधान संशोधन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उससे अपडेट रहिए। एक बात ध्यान रखना, करंट जीके कहीं से भी नहीं आती, करंट जीके आपके सिलेबस के अंदर से ही आती है। आपके जो सिलेबस के अंदर टॉपिक दे रखे हैं ना, सिंचाई विचाई, उसके रिलेटेड अगर कोई काम होता है करंट से जुड़ा हुआ, उसी के रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, नहीं विश्वास आओ तो आप एक बार खुद सोचना, पता चल जाएगा। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखना, जो भी करंट बनेगा वो आपके जो भी सिलेबस हो उसके अंदर से ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, करंट का हो ही गया, हर 2 महीने की आती है। ठीक है, 6 या 8 महीने से ज्यादा की आप पढ़ के नहीं मत जाइए। अगर 1-2 महीने की आप नहीं पढ़ के जाओगे तो 1% आएगा खींच के, तो उसे 1% के चक्कर में कम से कम 180 या 120 पेज की किताब पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, इसको स्मार्ट स्टडी नहीं कहते। ठीक है, तो आई होप मेरी बात को आप समझ में गए होंगे। तो शुरू करते हैं पारिभाषिक शब्दावली। ठीक है, देखिए पहला है एग्रीगेट। एग्रीगेट यानी क्या होता है, समस्त। एग्रीगेट यानी क्या होता है, समस्त। समस्त कैसे, समस्त मतलब ये कि जैसे अपन बोलते हैं ना कि ये सारी चीजें जो यहाँ पे काम आएगी। मान लो मैं आपको थोड़ा सा डेली रूटीन के हिसाब से, व्यवहारिक अगर तरीके से मैं बात बताऊं, मैं पारिभाषिक शब्दावली के हिसाब से आपको समझाने की नहीं बात करूंगा, क्योंकि अगर मैं किताबी भाषा में समझाऊंगा तो फिर आप किताब में पढ़ लोगे। समस्त का मतलब ये होता है कि सारी वो चीजें जो आपकी जरूरत हो उसको कहते हैं समस्त, एग्रीगेट। हालांकि इसके और भी शब्द मतलब होते हैं, लेकिन एग्रीगेट का मतलब होएगा समस्त। ठीक है, समस्त मतलब जो भी आपके काम की चीज है वो सारी आपके पास होना, उसको बोलते हैं समस्त, या फिर किसी और चीज में भी। ठीक है, दूसरा है चार्जेबल। चार्जेबल यानी होता है प्रभार्य। चार्जेबल यानी क्या होता है, प्रभार्य। मतलब आप हो, अब आप आपके घर में हो, अगर मान लो आपको आपके घर से कहीं दूर जाना पड़ रहा है, तो आप क्या करोगे। मान लो कोई काम भी कर रहे हो आप अपने घर में, या मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, कुछ भी मान लो कोई आप ऐसा काम कर रहे हो, प्रेजेंट टाइम पर रनिंग चल रहा है वो काम। अब फिर आपको कोई इमरजेंसी पड़ जाती है और आप वहां से जाते हो 1-1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, तो आप क्या करोगे, किसी और को ये काम सौंप जाओगे कि यार मैं जब तक नहीं आऊं तब तक आप इस काम को देख लेना। तो एक तरह से परिवार है, मतलब उसके ऊपर आप अपना कार्य छोड़ रहे हो।
जब तक आप नहीं आओ, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रभार है। डिलिमिटेशन यानी क्या होता है, परिसीमन। देखिए चुनाव में डिलिमिटेशन जो शब्द है वो बहुत प्रयोग होते हैं। डिलिमिटेशन का मतलब या परिसीमन का मतलब होता है जो निर्वाचन क्षेत्र है ना, जो भी निर्वाचन क्षेत्र होता है उसकी सीमाएं निर्धारित करना, कि पर्टिकुलरली इस क्षेत्र में ये आदमी मतलब चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं तय करना उसको बोलते हैं परिसीमन। ठीक है फ्रेंड्स। चौथा है डिमार्केशन। डिमार्केशन क्या होता है, सीमांकन। डिमार्केशन यानी क्या होता है, सीमांकन। ठीक है। पांचवा है, ये समझाने की आपको जरूरत है नहीं। ठीक है, डिपोर्टेशन यानी क्या होता है, निर्वासन। डिपोर्टेशन यानी क्या होता है, निर्वासन। देखिए एक होता है इविक्शन, निष्कासन, एक होता है डिपोर्टेशन, निर्वासन। निर्वासन का मतलब क्या होता है, धक्के दे के बाहर निकालना। डिपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, धक्के दे के बाहर निकालना, इसको क्या बोलते हैं, निर्वासन। ठीक है, धक्के दे के बाहर निकालना, बेइज्जती करके बाहर निकालना, इसको कहते हैं डिपोर्टेशन। एक्विट, एक्विट यानी क्या होता है, दोष मुक्त करना। देखिए दोष मुक्त करना क्या है, एक्विट यानी दोष मुक्त करना क्या है। देखिए जब कोर्ट में कोई फैसला चल रहा होता है किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, मान लो किसी ने कोई अपराध कर दिया और जज अगर उसको कह देता है, सारे सबूत को सुनने के बाद वो एक निर्णय लेता है, ठीक है, तो वो उसको बरी कर देता है, दोष मुक्त कर देता है, उसको कहते हैं दोष मुक्त। ठीक है, एक्यूट यानी दोष मुक्त। इक्विटेबल यानी क्या होता है, न्यायोचित। न्यायोचित, एक सेकंड एक सेकंड, ये न्योचित हो गया। न्यायोचित, न्याय प्लस उचित। ठीक है, देखिए न्यायोचित क्या होता है, न्यायोचित मतलब होता है कि किसी भी इंसान के पक्ष में सही फैसला करना। ठीक है, उसको कहते हैं न्यायोचित। इविक्शन यानी क्या होता है, इविक्शन यानी क्या होता है, निष्कासन। देखिए मैं जो भी आपको इस अंग्रेजी शब्द है उसके सामने जो भी हिंदी शब्द लिख रहा हूं, आपको यही शब्द मिलेंगे, इसके अलावा कोई शब्द नहीं मिलेंगे। आपको सेम यही शब्द मिलेंगे, इसके अलावा कोई शब्द नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। क्योंकि निष्कासन के अलावा ये भी आ सकता है बाहर निकालना, और कुछ भी जो अभी बाहर निकालने संबंधित जो भी चीज आती है उससे रिलेटेड आएगा, लेकिन आपको सिर्फ इसी शब्द का प्रयोग करना है, निष्कासन। ठीक है, और मैं आपको फिर कह रहा हूं, जैसे आप कोई टेस्ट देते हो ना, तो मान लो एग्रीगेट का आ गया, एग्रीगेट यानी आपको आता है, चल समझता आपने कर दिया, लेकिन बाकी के जो तीन ऑप्शन और होते हैं ना, उनका भी आप अर्थ जानने की कोशिश कर करो। देखो ईमानदारी से, मेहनत से अगर कुछ करोगे, मन से कुछ करोगे, तो वो फ्री मतलब कभी फालतू नहीं जाएगा। ठीक है, नौवा प्रोमिसरी नोट। ये देखो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर 14 सितंबर 2021 के पेपर में आया था, प्रोमिसरी नोट यानी वचन पत्र। पता है इसके आगे क्या लिखा था है? इसके चार ऑप्शन में और क्या लिखाया था, शपथ पत्र, वचन पत्र, ठीक है, और कोई सा पत्र, चार पत्र कर दिए उसने। ठीक है, तो प्रोमिसरी यानी वचन पत्र। अपन किसी को प्रोमिस नहीं करते क्या कि हाँ मैं आऊंगा, तो वचन दे दिया एक तरीके से। ठीक है, एफिडेविट वो होता है शपत्र, शपथ पत्र मतलब, है ना। इंटीमिडेटेशन, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अभित्रास। अब कई सोच रहे होंगे यार ये क्या चीज आ गई, अभित्रास, इंटीमिडेशन, INTIMIDATION, इंटीमिडेशन। देखिए ये जो अंग्रेजी का जो इंग्लिश है, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपसे तो ये पूछे जाएंगे, आपको तो ये पता होना चाहिए इंटीमिडेशन का मतलब अभित्रास होता है। अभित्रास का मतलब क्या होता है, देखिए अभित्रास का जो मतलब होता है,
अभित्रास का मतलब होता है कि एक तरीके से किसी की बात मानना मजबूरी में आके। कैसे? जैसे आपने पुरानी फिल्म देखी हो तो विलन क्या करता है हीरो से बचने के लिए, जैसे हीरो को पता चल जाता है कि इसने इसकी हत्या करी, तो फिल्मों में यही होता है, उसकी किसी की बहन की हत्या कर दी, किसी की भाई की हत्या कर दी, किसी की माँ की हत्या कर दी, तो वो बदला ही लेता रहता है पूरी फिल्म में। तो वो क्या करता है जब विलन के पास पहुंचता है ना, तो विलन क्या करता है, वो पहुंचता है उससे पहले उसके माँ बाप को या किसी भी जो उसकी कोई भी होती है उसको किडनैप कर लेता है और उसको फिर फोन करके कहता है कि अगर तुम मेरे पास आए मुझे मारने के लिए तो आपकी फुलाना फुलाना इंसान हमारे कब्जे में है, तो मैं जैसा बताऊं वैसा वैसा काम करो। तो एक तरीके से सामने वाले को अपने हुक्म के हिसाब से काम करवाना। ठीक है। अभित्रास, अभित्रास का मतलब क्या हुआ, सामने वाले की मर्जी से चलना। ठीक है। इराटा यानी क्या होता है, अशुद्धि। अशुद्धि तो पता ही है आपको। ठीक है। क्वेश्चनेबल यानी क्या होता है, संदिग्ध। संदिग्ध, आपने कभी कोई थाने में देखा होगा कि थानेदार के पास या किसी थाने के अंदर पोस्टर मतलब फोटो चिपकी रहती है कांच के पीछे, तो वो कांच के पीछे वो कोई बहुत बढ़िया सम्मान तो है नहीं, वो क्या होते हैं, अपराधी होते हैं, संदिग्ध अपराधी, जिसके ऊपर पुलिस को शक होता है कि हाँ ये काम कर सकता है। ठीक है। तो वो संदिग्ध की बात हो रही है, क्वेश्चनेबल यानी संदिग्ध। प्लिया यानी क्या होता है, तर्क, दलील। अब इसका अर्थ क्या होता है, तर्क या दलील। तर्क या दलील का मतलब होता है कि किसी बात को समझाने के लिए की गई दूसरी तीसरी चौथी बात। मतलब ये, जैसे अगर जैसे मैंने आपको ये बताया इंटिमिडेशन, अभित्रास, तो ये को समझ में नहीं आया अभित्रास क्या है, रटना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, इसको किसी और वे में आपको समझाया। तो किसी एक बात को समझाने के लिए किसी दूसरे शब्द का, किसी दूसरे वाक्य का प्रयोग करना। ठीक है। उस बात को किसी तर्क से समझाना, किसी और वे में समझाना, क्या कहते हैं, तर्क या दलील। एक्सीलरेशन यानी क्या होता है, त्वरण। एक होता है गति, एक होता है त्वरण। गति नॉर्मल गति चल रही है, त्वरण मतलब उससे डबल गति में चलना। जैसे मान लो कि दो लोग भग रहे हैं किसी मैदान में, तो दोनों ऐसे ऐसे भग रहे हैं। ठीक है। अब उसको लग रहा है कि यार सामने वाला बहुत तेज भग रहा है और ये उस फीते को क्रॉस कर जाएगा, उस लाइन को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है। उस सीमा को क्रॉस कर जाएगा, तो वो क्या करेगा, उसको देख के और तेज भगेगा, मतलब जो उसकी गति उसको डबल कर लेगा, उसको बोलते हैं त्वरण। यह आएगा डायवर्जन, इसका मतलब होता है विषयांतरण। डायवर्जन का मतलब क्या होता है, विषयांतरण, DIVERSION। ठीक है। विषयांतरण का मतलब क्या, जैसे मान लो मैं आपको पारिभाषिक शब्दावली पढ़ा रहा हूं, मैं इसका अर्थ बता रहा हूं आपको विषयांतरण का। जैसे मान लो मैं आपको पारिभाषिक शब्दावली पढ़ा रहा हूं इतनी देर से, अब अचानक पारिभाषिक शब्दावली पढ़ाता पढ़ाता मैं आपको राजस्थान जी के पढ़ाने लग जाऊं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने लग जाऊं, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ाने लग जाऊं, करंट अफेयर्स पढ़ाने लग जाऊं, तो जिस विषय को मैं प्रेजेंट टाइम पे रनिंग कर रहा हूं या पढ़ा रहा हूं, उस विषय को छोड़ के किसी और विषय पे पहुंच जाना विषयांतरण कहलाता है। ठीक है। विषय का अंतरण मतलब विषय को चेंज कर देना। एक्सिस यानी क्या होता है, पहुंच, आपको पता है, बताने की जरूरत थोड़ी है। 17 में आइए, ऑब्जेक्टिव यानी क्या होता है, वस्तु परक। आप जो एग्जाम दे के होते हो वो वस्तु परक ही है। वस्तु परक कैसे, चार ऑप्शन दिए रहते हैं, उसको परखना पड़ता है कौन सा इसमें सही है, मेरे हिसाब से बता रहा हूं। ठीक है। अप्रोच यानी क्या होता है, दृष्टिकोण, दृष्टिकोण, उपमार्ग। ठीक है। इनमें से कोई सा भी एक आ सकता है कि अप्रोच का जो पारिभाषिक शब्दावली है उसका हिंदी में अर्थ क्या है, तो दृष्टिकोण भी है, उपमार्ग भी है। मतलब कोई इंसान किस तरह का दृष्टिकोण रखता है, किस तरह की उसकी सोच है, किस तरह से उसका व्यवहार है, किस तरह से वो काम करता है, उसको बोलते हैं दृष्टिकोण, अप्रोच। ठीक है। 19वां है ग्रोस मिसकंडक्ट, मतलब घोर कदाचार। देखिए कदाचार की जगह दुराचार भी आ सकता है, सदाचार भी आ सकता है, और कौन कौन से आचार होते हैं वो सब आ सकता है। ठीक है।
तो ग्रोस यानी घोर, मिसकंडक्ट यानी कदाचार। कभी कभी एग्जाम वार क्या करता है, ग्रोस मिसकंडक्ट दे देता है और सिर्फ कदाचार लिख देता है। तो स्टूडेंट क्या करता है, वो यार वो पढ़ाया था ग्रोस मिसकंडक्ट मतलब कदाचार, वो लगा देता है, फिर घर आके पता चलता है गलत हो गया। क्यों? घोर तो करा ही नहीं, ठीक है, घोर तो देखा ही नहीं उन्होंने। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ग्रोस मिसकंडक्ट हो गया, ठीक है। अब ग्रोस मिसकंडक्ट देख के ऑप्शन में क्या कराते, कदाचार, क्योंकि घोर की स्पेलिंग तो उसने दी है लेकिन घोर उसने लिखा नहीं है। कभी कभी क्या करते हैं, मिसकंडक्ट दे देते हैं और घोर कदाचार लिख देते हैं। तो घोर तो उसने हिंदी में लिख दिया लेकिन उसकी स्पेलिंग खान दी है, ऐसे भी गलत हो जाता है। रिम्बर्समेंट, इसका मतलब क्या होता है, प्रतिपूर्ति। प्रतिपूर्ति का मतलब क्या होता है, रिम्बर्समेंट का प्रतिपूर्ति का मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी बैंक में गए, आपने पैसे उधार ले लिए, ठीक है, अब उसको चुकाना ही तो पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं प्रतिपूर्ति। लीजिबल यानी क्या होता है, सुवाच्य। सुवाच्य का मतलब क्या होता है, जो पढ़ने लायक हो। अभी मान लो मैं इसमें चाइना के शब्द लिख दूं, ऐसे करने वाले, जिसमें ऐसे हो, देखो ऐसे ऐसे, अब क्या समझोगे ये क्या लिख रखा है, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो पढ़े जा सके उसको बोलते हैं सुवाच्य। रेट्रोस्पेक्टिव यानी क्या होता है, भूतलक्षी। भूतलक्षी का मतलब क्या होता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के अंदर भूतलक्षी जो शब्द है उसका विस्तृत एक अलग ही अर्थ दे रखा है। भूतलक्षी का मतलब ये होता है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने आज जुर्म करा, ठीक है, और उसके जुर्म जो उसने करा है उसका कानून थोड़ा सा चेंज हो गया, संशोधन हो गया इसका थोड़ा सा। जैसे मान लो आज किसी ने जुर्म करा, उसकी सजा थी 3 साल, अब आज से 6 दिन बाद उसी कानून में यह संशोधन कर दिया कि ऐसे जुर्म करने वाले को फांसी की सजा होगी। तो वो तो डर जाएगा कि यार मैंने तो अभी 6 दिन पहले जुर्म करा है, मेरी तो 3 साल की सजा थी जिस टाइम मैंने जुर्म करा था, अब ये तो फांसी की सजा दे रहा है। तो मैं उससे कह रहा हूं डरने की जरूरत नहीं है। वो अब आगे जो कोई जुर्म करेगा ना तेरा जैसा, जो उस आदमी ने जो जुर्म करा है, ऐसा कैसा कोई आगे करेगा अब जुर्म, जब वो कानून बन गया तब उसको फांसी की सजा होगी, ना कि उस पहले वाले को। मतलब पुराने ही जो कानून है उस हिसाब से उसको सजा मिलेगी। ये नहीं कि जुर्म कर दिया फिर आगे जाके कोई संविधान संशोधन करके कुछ भी कानून में संशोधन करके उसको वो फांसी पे लटका दिया, ऐसा नहीं होगा। पुराने कानून के अनुसार ही उसको फांसी की सजा या कुछ भी जो सजा मिलती है वो मिलेगी। ऑथोरिटी यानी होता है प्राधिकार, यह होता है प्राधिकरण। इसका अर्थ क्या होता है, प्राधिकार का मतलब होता है आदेश देना। मतलब एक ऐसे पद पे एक ऐसा इंसान बैठा हुआ पावरफुल जो किसी को, सामने वाले को आदेश दे सकता है, उसका अधिकार है प्राधिकार, ठीक है। लीगल प्रोटेक्शन क्या होता है, विधिक संरक्षण। इसका अर्थ क्या होता है, लीगल प्रोटेक्शन का जो विधिक संरक्षण है जो मैंने अभी बताया आपको, इसका अर्थ क्या होता है, विधिक संरक्षण का मतलब क्या होता है। विधिक संरक्षण का मतलब होता है कि भारतीय कानून में जो भी कानून बन रखे हैं, भारतीय संविधान में जो भी कानून बन रखे हैं, ठीक है, ये संसद में जो भी कानून बनते हैं वो सभी के लिए समान रूप से लागू होंगे। ये नहीं कि किसी के लिए तो कह दिया कि यार तू ज्यादा पैसे वाला है तो तेरे ऊपर ये कानून लागू नहीं होगा, इसके ऊपर लागू कर देते हैं, नहीं। जो जुल्म एक गरीब को मिलेगा सजा, वही सजा एक पैसे वाले को मिलेगी। सबके समान कानून, सबके ऊपर जो कानून है वो समान रूप से लागू होंगे। किसी के लिए ऐसे नहीं कि इसके लिए ये लागू नहीं होगा, इसके लिए कुछ दूसरा और लागू होगा, नहीं। किसी एक सजा के लिए सभी को जो भी उसमें सजा आती है वो सभी को समान रूप से मिलेगी, ठीक है। समान रूप से कानून सबके ऊपर लागू होंगे, ठीक है। हालांकि ऐसा होता नहीं है आज के टाइम पे, पैसे वाले छूट जाते हैं, ठीक है। अपार्नेंट यानी क्या होता है, प्रकट। अपार्नेंट यानी क्या होता है, प्रकट, ठीक है। एज्यूम यानी क्या होता है, ग्रहण करना। अब मुझे नहीं लगता इन शब्दों के बारे में तो बताना पड़ेगा, प्रकट और ग्रहण करना। अपीजमेंट यानी क्या होता है, तुष्टिकरण। तुष्टिकरण का मतलब क्या होता है,
ठीक है। तुष्टिकरण का मतलब होता है, जैसे मान लो, आपको आपकी भाषा में समझाता हूं मैं। तुष्टिकरण का मतलब होता है, जैसे मान लो कि सामने वाला पड़ोसी आपके घर में लड़ाई करने आ गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, उसको आप दावत पे बुलाओगे, उसको आप अपने घर पे खाने पे बुलाओगे, जिससे वो राजी हो जाए, ठीक है। मतलब सामने वाले को राजी करने के लिए की गई बात, किया गया समझौता, ठीक है, उसको कहते हैं तुष्टिकरण, ठीक है। रिव्यू यानी क्या होता है, पुनरावलोकन, ठीक है। मतलब आपने पढ़ा हो कि सुप्रीम कोर्ट भी अपने जो फैसला होता है उसका पुनरावलोकन करती है, ठीक है। जैसे कोई फैसला उन्होंने पहले दे दिया, उनको लगा कि यार ये गलत दे दिया फैसला, तो वो उस फैसले को चेंज भी कर सकती है, उसकी जगह दूसरा फैसला भी दे सकती है, उसको कहते हैं पुनरावलोकन। आप देख लो, जो भी मैं बात बता रहा हूँ सारा प्रशासनिक शब्दावली से रिलेटेड है, कोर्ट से, है ना, और बाकी विभागों से। सिंपोजियम यानी क्या होता है, विचार विमर्श, वो सॉरी परिसंवाद। हालांकि इसका अर्थ भी वही होता है, विचार विमर्श। अगर मैं विचार विमर्श लिख देता तो मुझे लगता है शायद कोई दिक्कत होती, क्यों एग्जामिनर विचार विमर्श नहीं देता, परिसंवाद देता, फिर आप कहते हैं यार इन्होंने तो विचार विमर्श पढ़ाया था, अपना तो गलत हो गया। नहीं, परिसंवाद, परिसंवाद का मतलब ही होता है विचार विमर्श। आपस में जो दो लोग होते हैं वो आपस में विचार विमर्श नहीं करते क्या यार मैं वहां जाऊं, अच्छा तो क्या होगा वहां जाके, फिर वो सामने वाला कहेगा अगर ऐसे जाएगा तो ऐसी दिक्कत आएगी तेरे, फिर वो कहेगा अच्छा ऐसी दिक्कत आएगी तो बचेंगे कैसे, तो मतलब वो इन दोनों की आपस की जो बात होती है ना, विचार विमर्श उसको कहते हैं, जिसमें वो किसी कंक्लूजन में पहुंचने वाले हो, ठीक है। एडवर्स यानी क्या होता है, प्रतिकूल। इसको मैं आपकी भाषा में समझाऊंगा। जैसे कई स्टूडेंट कहते हैं यार मेरे साथ ये दिक्कत चल रही है, मेरे साथ ये दिक्कत चल रही है, मेरी जगह कोई और होता ना पढ़ ही नहीं पाता, मेरी जगह कोई होता तो वो कुछ कर ही नहीं पाता। तो वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि मेरे अनुकूल परिस्थिति नहीं है, जिस दिन मेरे अनुकूल परिस्थिति होगी उस दिन मैं ये सब काम कर दूंगा, जबकि उसकी वो सोच ही गलत है। परिस्थिति हमेशा उस इंसान के अनुकूल हो जाए, वो उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। तो जिस भी सिचुएशन में आप खड़े हो वहां से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आप इन परिस्थिति सही होने का इंतजार करोगे तो आप बहुत कुछ खो दोगे। और वही बात है ना, समझाने से अगर आदमी समझ जाए तो रामायण में रामायण ही नहीं होती, ठीक है। वो वर्तमान में भी लागू होती है वो बात, ठीक है। इन्विजिलेशन यानी होता है अनुवीक्षण, अनुवीक्षण, अनुवीक्षण। देखिए थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है। बाकी अनुवीक्षण आएगा। अनुवीक्षण मतलब होता है बारीकी से जांच करने वाला इंसान। जैसे मान लो किसी एग्जाम हो रही है तो फिर अचानक फ्लाइंग आती है ना, चेक करने, किसी ने कोई पर्ची तो नहीं छुपा रखी, कोई फर्जी तो नहीं बैठा, तो वो बोलते हैं अनुवीक्षण। हालांकि जो न है वो आधा आएगा, ठीक है। अनुवीक्षण, अनु प्लस ईक्षण, ठीक है। कन्वेन, कन्वेन यानी होता है संयोजन, ठीक है। कन्वेन यानी क्या होता है, संयोजन। मतलब किसी चीज का आयोजन करते हो ना आप, एक रीति रिवाज से, एक दिमाग लगा के, एक अपने तरीके से, जो आप विचार विमर्श करके कैसे भी कैसे आप एक प्लान बना के जो भी आप आयोजन करते हैं किसी भी चीज का, उसको कहते हैं संयोजन, कन्वेन यानी संयोजन। डिस्पोजल यानी क्या होता है, निपटान। इसको याद करने के तरीके बताऊं क्या। डिस्पोजल आपको पता है, पानी को डिस्पोजल आता है, ठीक है। तो क्या करते हो, पानी पीते हो और फेंक देते हो, क्यों, पानी तो पी लिया, तो निपान मतलब निपटा दिया उसको, पानी पी के और गिलास किसी काम का नहीं आया तो निपटा दिया, तो निपटान। ये तो मैं बता रहा हूँ ऐसे, हालांकि ऐसे याद नहीं करना आपको। डिस्पोजल यानी निपटान, अगर याद हो जाए तो बढ़िया। ग्रेस यानी क्या होता है, अनुदान। अनुग्रह भी होता है, अनुदान भी होता है। यानी कृपा करना, ठीक है। अनुग्रह यानी, ग्रेस यानी अनुदान, या अनुग्रह यानी कृपा करना। आपको पता हो 10वीं में ग्रेस लग के पास होते थे, तो वो एक तरीके से उस पर कृपा कर दी कि यार 2-4 नंबर से रह रहा है कि चलो 1-2 नंबर दे दिए पास हो जाओ, ठीक है। नहीं वापस फिर पर
परीक्षा देगा, सप्लीमेंट्री देगा, 50 तरह के जो भी होता है वो सब करने पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज ये थे अपने पारिभाषिक शब्दावली, 34 पारिभाषिक शब्दावली है। 3 पार्ट अब तक आ चुके हैं, ये मेरा चौथा पार्ट है। ठीक है, और शायद 2 या 3 पार्ट में ये पारिभाषिक शब्दावली कंप्लीट हो जाएगा। एक बार मैं लास्ट में मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि इससे बाहर आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। जो मैंने बुक बताई उसको आप पढ़ लेना, उसके पीछे जो क्वेश्चन दे रखे हैं अब तक क्या है उसको आप देख लेना, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। क्योंकि पारिभाषिक शब्दावली है ना, मैं आपको अगर स्पेशल एसआई की बात बताऊं तो एसआई के अंदर आपको पता है हिंदी में 200 में 200 नंबर क्यों नहीं आते? वो इसलिए नहीं आते क्योंकि जो अभ्यर्थी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, ग्रामर के टॉपिक को तो रट के चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन उनके नंबर किस में करते हैं? तत्सम तद्भव, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, या आपके पारिभाषिक शब्दावली। ठीक है, तो अगर आप इनको इग्नोर करोगे तो ये आपको एग्जाम में इग्नोर करोगे। मैं कुछ वो बोल गया, अगर आप इनको इग्नोर करोगे तो ये आपको एग्जाम में इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो इनको इग्नोर मत करिए। ठीक है, अगर आप इनको इग्नोर नहीं करेंगे तो ये आपका एग्जाम में बहुत साथ देंगे और आपको इसमें से ही सब मिल जाएगा। ठीक है, इसमें से आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और तैयारी करिए अच्छे से, किसी एक एग्जाम को टारगेट करके किसी एक सिलेबस पे अड़के और एक किताब को फिक्स रख लीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, करंट का मैंने बता दिया। देखिए अगर ये सब आप नहीं करोगे, टाइम पास करोगे, तो एक दिन आपका टाइम पास हो जाएगा। ठीक है, कहीं के नहीं रहोगे, टाइम एक लिमिट है, टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है। ठीक है, बाकी आप सब समझदार हो। ठीक है, तो आज अपना हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं, बाय। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।